Hello everyone. So as you know that we have already finished the theory syllabus of dynamics of machinery subject. Now I would like to focus on the practical parts. So as you can see that हमारे syllabus के according हमें 5 experiments करने हैं. Okay, and I have planned it according to your convenience. Don't worry, आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. I will be giving you the soft copy. So first let me tell you 5 experiments कौन से हैं. First is a study of centrifugal governor. So it is totally a study type experiment. Second is the free vibration of cantilever beam. Third is free vibration of simply supported beam. Fourth is free vibration of fixed beam. And fifth is forced vibration. What I will do, I will explain all the experiments virtually on the platform. I will share the soft copy. Whenever I say soft copy, मतलब मैं word file आपसे share करूँगा. उस word file में आपको observation table just filling the blanks करना है, okay? And then उसको PDF में save करके मैं आपको Google Drive link share करूँगा, उस पर आपको upload कर देना है. तो ऐसे 5 experiments आपको एक ही साथ upload करना है, okay? So that will be the better one, okay? And जो भी मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ये है वेब एड्रेस. दिस इज़ वेबसाइट लिंक. अगर आप चाहो तो आप खुद से भी इस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टेबल्स फिल कर सकते हो एंड रीडिंग्स ऑब्टेन कर सकते हो. So without wasting the time, I would like to start with the first experiment, that is study of centrifugal governor. So as you know that जब हमने थ्योरी सिलेबस पढ़ा था तब हमने स्टडी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर पार्ट हमने किया था. एंड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के ऊपर वी हैव सॉल्व मेनी मोर न्यूमेरिकल्स. ओके, नाउ इट्स द टाइम टू डू द स्टडी एक्सपेरिमेंट. नाउ स्टडी एक्सपेरिमेंट का मेन फंक्शन ये है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कैसा वर्किंग करता है उसके बारे में जानकारी देना, एंड देन उसके बारे में आपका उसका कंस्ट्रक्शन समझ के लेना. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरी वर्ड फाइल मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ. इस वर्ड फाइल में आपको सिर्फ आपका नाम डालना है यहाँ पे. सो आई कैन से योर नेम कैन बी ABC whatever, your class can be TE, your division is A, and your roll number whatever you have, TE, let's say A, let's say 29. So this can be the details which you want to submit, which you want to fill. Then उसके बाद यहाँ पे किसी भी पार्ट को टच मत करो. एंड एट लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन, ये कंक्लूजन आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है. एंड डू नॉट यूज मोर देन 150 वर्ड्स, ओके? And I will be observing this carefully. I will observe the PDF file of each and every student. Okay. So please, I request you. See, I am not giving you any writing work. आपको ऐसा मैं कुछ lengthy process लिखने नहीं दे रहा हूँ. Just आपको इसका conclusion लिखना है आपके own words में. Okay. और वो लिखने के बाद आप इसको save as PDF करेंगे like this file, save as, and you can सेव एज PDF. ओके, PDF में सेव करके देन इसको जहाँ पे भी अपलोड करना है, मैं जो गूगल ड्राइव लिंक दूंगा उस पर आपको अपलोड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू वन वीडियो विच विल डेमोन्स्ट्रेट द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्लियरली. सो यू डोंट नीड टू रीड हियर एंड देयर. और जो भी उस वीडियो में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो सारा का सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है. सो वीडियोस देखने के बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन पूरा गो थ्रू करना है एंड बेस्ड ऑन दिस आपको खुद के वर्ड्स में कंक्लूजन लिखना है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो फर्स्ट. प्लीज सी दिस वीडियो एंड लिसन द ऑडियो ऑफ दिस वीडियो केयरफुली. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी. और आज की इस वीडियो में आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन की हेल्प से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के कंपोनेंट्स, फंक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा.
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे आपको ये दो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बॉल्स को हम लोग कहते हैं फ्लाई बॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है लिंक, और इसे हम लोग कहते हैं आर्म्स। देन इसे हम लोग कहते हैं लिंक्स, इस वाले और इस वाले को। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं स्लीव। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये वाला कंपोनेंट, और इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। उसके बाद आप नीचे में गियर देख रहे हो, और ये है बेवल गियर, और इसे हम लोग कहते हैं बेवल गियर ड्राइव। तो बेवल गियर का आप देख रहे हो कि ये वाला जो बेवल गियर है ये कनेक्टेड है हमारे स्पिंडल के साथ, और यहाँ पे जो बेवल गियर है ये वाला जो वर्टिकल बेवल गियर है ये कनेक्टेड है, ये शाफ्ट जो कनेक्टेड है वो है इंजन के साथ। उसके बाद आपको ये एक लीवर दिखाई दे रहा है, इस लीवर को हम लोग कहते हैं बेल क्रैंक लीवर। ओके, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर में आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये, और ये है थ्रॉटल वाल्व, जिसको मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है ये थ्रॉटल वाल्व। तो फ्रेंड्स ये थे कंपोनेंट्स सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के। अब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के फंक्शन के बारे में बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन के मीन स्पीड को रेगुलेट करता है जब इंजन पे पड़ने वाले लोड में वेरिएशन होते हैं। जब इंजन पे लोड इंक्रीज होता है, इंजन का स्पीड डिक्रीज होता है। इसलिए इस टाइम पे जरूरी होता है कि हम इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ जब इंजन पे लोड डिक्रीज होता है, इंजन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम पे इंजन को कम वर्किंग फ्लूइड की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। मतलब कि जब स्पीड इंजन का ज्यादा होता है उस समय इंजन को कम वर्किंग फ्लूइड प्रोवाइड कराता है, और जब स्पीड इंजन का कम होता है उस समय इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को बढ़ा देता है। अब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ, और ये समझाता हूँ कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इंजन में वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को रेगुलेट करता है। आप यहाँ पे नीचे में एक गियर ड्राइव अरेंजमेंट देख रहे हो, ठीक है, ये रहा वो गियर ड्राइव अरेंजमेंट। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेवल गियर और ये है वर्टिकल बेवल गियर। अब ये वर्टिकल गियर का ये जो शाफ्ट है वो कनेक्टेड होता है इंजन के साथ, और ये जो वर्टिकल बेवल गियर है इसका आरपीएम डिपेंड करता है इंजन के स्पीड के ऊपर में। यानी कि जब इंजन का स्पीड कम होता है, उस पे लोड ज्यादा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जो बेवल गियर है वर्टिकल, इसका आरपीएम कम होता है, और जैसे जैसे इंजन का लोड कम होने लगता है और उसका स्पीड बढ़ते जाता है, इसका आरपीएम भी बढ़ जाता है। अब आप इस एनिमेशन में देखो, ठीक है, स्टार्टिंग में कम है, धीरे धीरे इंजन का स्पीड बढ़ रहा है और इसका जो हमारा आरपीएम है वो भी बढ़ते जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वर्टिकल बेवल गियर है वो इस हॉरिजॉन्टल बेवल गियर के साथ मिक्स्ड है, ठीक है। इसका आरपीएम इस हॉरिजॉन्टल बेवल गियर के आरपीएम में ट्रांसफर होता है, यानी कि आप दोनों का रोटेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों का रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल बेवल गियर है ये इस स्पिंडल से अटैच्ड है, ठीक है। अब इस जो हॉरिजॉन्टल बेवल गियर है इसके रेवोल्यूशन की वजह से इस जो हमारे स्पिंडल है इसका भी रेवोल्यूशन होता है। आप देखो कि ये भी रोटेट कर रहा है, ओके, ठीक है, आप देखो यहाँ इसका भी रोटेशन हो रहा है। अब हम लोग ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा स्पिंडल है वो इस आर्म के थ्रू इन फ्लाई बॉल्स, जिसे हम लोग गवर्नर बॉल भी कहते हैं, इससे अटैच्ड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। अब स्पिंडल के रेवोल्यूशन की वजह से इन जो फ्लाई बॉल्स है उनका भी रेवोल्यूशन होता है, वो भी रोटेट करने लगते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो उसका भी रोटेशन हो रहा है। जब इंजन का स्पीड कम होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन का स्पीड कम है, तो क्या आप देख रहे हो कि जो फ्लाई बॉल है उसका रोटेशन कम है, धीरे धीरे रुक भी जाता है वो, और उसका एरिया ऑफ रोटेशन भी कम है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करते जाता है इंजन का, इसका जो फ्लाई बॉल है उसका एरिया ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है, आप देख रहे हो कम है अभी इंजन का स्पीड बढ़ रहा है, लोड कम हो रहा है, और ये देखिए आप इसका जो एरिया ऑफ रोटेशन है वो भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो आर्म है वो इस लिंक के थ्रू इस स्लीव से कनेक्टेड है,
ठीक है, इस स्लीव से कनेक्टेड है। अब फ्लाई बॉल के रोटेशन की वजह से इस स्लीव का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। आप एनिमेशन में देखो, इस स्लीव का आप गौर करना, ठीक है। ये नीचे गया, इंजन की स्पीड कम है, ओके। अब इंजन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोड कम हो रहा है। उस समय क्या होगा कि ये जो हमारा स्लीव है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन इसका मूवमेंट होगा। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है कंपोनेंट, ये है बेल क्रैंक लीवर। अब इस बेल क्रैंक लीवर का ये जो आर्म है वो कनेक्टेड है स्लीव के साथ, और ये वाला जो आर्म है वो इस लिंक के थ्रू अटैच्ड है यहाँ पे इस थ्रॉटल वाल्व के साथ, ओके। पहले हम लोग इस वाले आर्म पे आते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्लीव के अप एंड डाउन मूवमेंट होने की वजह से ये आर्म का भी अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। अब आप गौर करना इस आर्म के ऊपर में, ठीक है। इंजन का स्पीड कम है अभी फिलहाल, इंजन का स्पीड बढ़ते जा रहा है, ये आर्म आपको मूवमेंट होते जा रहा है, ऑलराइट। देन फिर इंजन का स्पीड कम होगा, ये डाउन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये आर्म का जो बेल क्रैंक लीवर के आर्म का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, ऑलराइट। अब फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया पहले कि वो क्या करता है कि इंजन के स्पीड को रेगुलेट करता है। वो किस तरह से करता है? वो करता है क्या कि वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को कम और ज्यादा करता है, डिपेंड करता है इंजन की स्पीड के ऊपर में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे रिवर्स जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थ्रॉटल वाल्व, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इस थ्रॉटल वाल्व को। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि इंजन का स्पीड जो है वो कम है, इंजन पे लोड ज्यादा है। तो हम लोग क्या चाहिए कि इस टाइम पे वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई बढ़े, और उसकी वजह से उसके लिए क्या होता है कि थ्रॉटल वाल्व जो है ये ओपन होता है इस टाइम पे, ठीक है। ये ओपन है। अब जैसे जैसे इंजन का स्पीड बढ़ते जाएगा तो वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई हम लोग को कम करना है, इसलिए जो थ्रॉटल वाल्व है वो धीरे धीरे बंद होते जाएगा, ओके। देख रहे हो, बंद हो रहा है। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन पे लोड कम है और इंजन का स्पीड ज्यादा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थ्रॉटल वाल्व बंद होता है और वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई कट होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इंजन का स्पीड कम हो रहा है, तो वर्किंग जो हमारा थ्रॉटल वाल्व है वो ओपन हो रहा है और वर्किंग फ्लूइड इंजन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये पूरा क्लोज हो गया, आप देख रहे हो आप। देन अगेन ये फिर ये ऊपर ओपन हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इस थ्रॉटल। So as you all have seen the entire working, construction and function of each and every part of centrifugal governor in that video. So the same thing has been written over here in the description section. So you can see here मैंने highlight किया है, वो सब चीज़ें मैंने same लिखी है। सिर्फ आपको अब कंक्लूजन खुद के वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है, ओके। लिख के होने के बाद इस फाइल को पीडीएफ में सेव करना, एंड देन वो पीडीएफ आप उस गूगल ड्राइव लिंक पे अपलोड करना, जो मैं आपसे शेयर करूँगा फॉर सबमिशन पर्पस, ओके। तो आपको कुछ भी ऑन पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू एवरीथिंग इन रेडीमेड, जस्ट यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स, ओके। और now I would like to move to the next experiment. So this first experiment is being finished. It is just a study experiment. Now the next experiment is the free vibration of cantilever beam, this one. Now for this experiment I will be using virtual platform developed by NIT, okay, and on that platform I will be explaining you the concepts. So let me open the write-up of second experiment. Now this is the write-up of second experiment. Again, you don't need to write this on your paper. Just what to do, write your name over here, whatever it is, class, division, roll number. That's it, and it will be wind up. Okay. उसके बाद ये पूरा कंटेंट एज इट इज रखना है। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल को कैसे फिल करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और ये प्रोसीजर को कैसे यूज करना है, उसके लिए मैं आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्री वाइब्रेशन। जब हमने मॉड्यूल 3 के स्टार्ट की थी डायनामिक्स ऑफ मशीनरी के थ्योरी पार्ट में, वहाँ पे मैंने आपको दो तरह के वाइब्रेशन बताए थे, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन मीन्स दैट वाइब्रेशन जिसमें आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करते हो ऑब्जेक्ट को, एंड देन उसको रिलीज कर देते हो, सिस्टम अपने आप वाइब्रेट होता है एंड देन कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। दैट इज व्हाट फ्री वाइब्रेशन।
सो फ्री वाइब्रेशन में वी डू नॉट अप्लाई कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम जनरली कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट फ्री वाइब्रेशन में हम अप्लाई नहीं करते हैं. तो हमें फ्री वाइब्रेशन का फिनोमेना बेस्ड ऑन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैंटिलीवर बीम के ऊपर एनालाइज करना है. और ये एनालाइज करने के लिए मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगा. और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कौन सा वेबसाइट गो थ्रू करना है? ये वाला वेबसाइट. तो मैंने वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे दिया है. आप सब लोग इस वेबसाइट पे जाके मैंने कैसे परफॉर्म किया है उस चीज़ को वापस आप अपने प्रैक्टिस के लिए करोगे. बिकॉज डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम होता है. तो उस एग्जाम में आपको इसी बेसिस पे सब कुछ पूछा जाएगा. तो इट्स बेटर आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करिए और इसको समझ के लीजिए. अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, सो आई विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म दिस. तो ये वेब पेज आपको दिखता है. इस वेब पेज पे आपको एक्सपेरिमेंट्स पे क्लिक करना है. तो मैंने अगर एक्सपेरिमेंट्स पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ जाती है, आप देख सकते हो. इसमें से मुझे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो मेरा टाइटल है वो है फ्री वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम, मतलब फर्स्ट वाला. तो इस पर मुझे क्लिक करना है. तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नया पेज ओपन होता है और उस नए पेज पे आपको डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो. थ्योरी, प्रोसीजर, सेल्फ इवेल्यूएशन, सिमुलेटर, असाइनमेंट, क्विज, वीडियोस, रेफरेंसेस, फीडबैक. ओके, इंपॉर्टेंट इज दैट सिमुलेटर. प्रोसीजर यहाँ पे जो दिया है इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझ सके उस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, सो आपको वहाँ के प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. फॉलो माय राइटअप, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो मैं डायरेक्टली सिमुलेटर के ऊपर जाता हूँ. सो जस्ट क्लिक ऑन सिमुलेटर. वंस यू क्लिक ऑन सिमुलेटर यू गेट द लिस्ट लाइक दिस. ओके, इसमें जस्ट यू क्लिक ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ओके, वंस यू क्लिक ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ओके, तो मैंने क्या किया आपको समझ में आया? सिमुलेटर पे क्लिक किया तो मुझे लिस्ट आई, उसमें मैंने फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट 1 पे क्लिक किया. सो दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड. ये सिमुलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे होते हुए. तो ये सिस्टम कैसा है? एक कैंटिलीवर बीम है. तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है आपको पता है, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री. और उसके फ्री एंड पे एंड में यहाँ पे एक मास लगाया गया है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास द सिस्टम इज वाइब्रेटिंग इन फ्री नेचर. और वो वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से होगा. ओके, सो आपका जो प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट है वो है बिगिन द एक्सपेरिमेंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन. तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन पे क्लिक करना है. तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये रहा स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, विंडो पे देखो स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन आपको दिख रही है. यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, ओके, सो मुझे एक विंडो ओपन हो गया. यू कैन सी हियर. अब इस विंडो में अगर आप देखोगे तो ये आपका कैंटिलीवर बीम एंड में मास अटैच्ड है. ठीक है, यहाँ पे उस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया गया है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? वो टी सेक्शन का है. दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑफ टी सेक्शन टाइप है. ओके, नाउ उस बीम का मटेरियल कौन सा है? सो बीम मटेरियल इज, यू कैन सी हियर, इट इज एल्यूमिनियम. यहाँ पे देखो राइट साइड के विंडो पे एल्यूमिनियम लिख के आ रहा है. मैंने जैसे कि कहा क्रॉस सेक्शन एरिया टी सेक्शन है, तो देखो यहाँ पे राइट साइड में टी सेक्शन लिखा है. उस बीम की लेंथ 1442 mm है. ठीक है, और उस बीम के एंड में जो मास अटैच्ड है वो मास का वैल्यू है 47.68 kg. ओके, तो ये जब आप स्टार्ट एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे 3 बटन दिख रहे हैं. एक बैकवर्ड है, एक फॉरवर्ड और एक पॉज का है. सो अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी, मुझे वो नहीं चाहिए. मैं बैकवर्ड स्क्रीन पे जाता हूँ लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इसके बैक आप नहीं जा सकते. अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसके बैक आप नहीं जा सकते. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें स्टिफनेस फाइंड करना है इन न्यूटन पर mm
फ्रॉम ई, आई एंड एल। ठीक है, सो हम अभी प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जैसे ही मैंने स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन पे क्लिक किया, मुझे एक विंडो दिखा, वो विंडो है ये वाला। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ जाता हूँ। नोट डाउन द मटेरियल प्रॉपर्टीज सच एज यंग्स मॉडुलस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, एंड मास डेंसिटी। तो मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टी नोट डाउन करनी है। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है राइट हैंड साइड में। आप स्क्रीन के देखो ये ब्लू पोर्शन के ऊपर देखो पूरा लिखा है। सो यहाँ पे मटेरियल कौन सा अभी बाय डिफॉल्ट आया है? एल्यूमिनियम आया है। तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम लिख दूंगा क्योंकि मेरा मटेरियल वो है। सो यू कैन सी एल्यूमिनियम इज योर मटेरियल। ओके, सो एक ये हो गया। फिर उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस वैल्यू, तो आपको क्या करना है, मटेरियल के ऊपर कर्सर लेके जाना है। जैसे मैं एल्यूमिनियम के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, एक पॉपअप ओपन होता है। उस पॉपअप पे देखो 3 मटेरियल की प्रॉपर्टी लिखी हुई आ रही है, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज। बट हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम से मटेरियल अपलोड हुआ है वो है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम के लिए आप देख सकते हो यंग्स मॉडुलस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 70.33 GPa। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो? 70.33 GPa। ओके, सो जब मैं उस राइटअप में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में ये वैल्यू है यंग्स मॉडुलस की। सेकेंड कॉलम देखो, दिस इज व्हाट यंग्स मॉडुलस। तो ये है 70.33। बट वहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे आप देखो अगेन देखो, ये जो यूनिट है वो GPa में है। ओके, और जो मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ जो हमें चाहिए वो चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दूँ तो वो बन जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सो आपको समझ में आ चुका होगा मैंने ये 70.33 कहाँ से लिखा और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यों किया, जस्ट टू गेट इन द सेम यूनिट। ओके, तो ये सेकेंड कॉलम आपका ऑब्जर्वेशन टेबल का फिल हो गया। नाउ थर्ड कॉलम जो है वो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पे जाना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो T सेक्शन है। ठीक है, ये T सेक्शन मैंने हाईलाइट किया। आपको करना क्या है, आपको कर्सर उस T सेक्शन के ऊपर लेके जाना है। देखो जैसे ही कर्सर T सेक्शन पे आता है तो एक पॉपअप वापस ओपन हो जाता है। उस पॉपअप में देखो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती है, H 150 mm, B 150 mm, T1 10 mm, T2 10 mm, IXX 541.1 cm/4, IYY 250.3 cm/4, एरिया 28.88 cm²। तो ये पॉपअप कब आता है? जब हम कर्सर डायरेक्टली उस शेप के ऊपर लेके जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पॉपअप आ जाता है। आपको क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 वैल्यू अवेलेबल है, IXX अवेलेबल है एंड IYY अवेलेबल है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वहाँ पे आपको एक्चुअल में IXX की वैल्यू लेनी है। ओके, यू आर सपोज टू टेक द वैल्यू ऑफ IXX। यहाँ पे आपको IXX की वैल्यू लेनी है। तो हम वापस देखेंगे IXX का वैल्यू क्या है। वो वैल्यू है 541.1 cm/4, 541.1 cm/4। So what I will do, I will go to observation table, I will write down 541.1, बट वो यूनिट cm/4 है और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे mm/4 में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा और पावर जो मल्टीप्लाइंग पावर रहेगा वो होगा 10⁻⁴ का। दैट पावर विल बी 10⁻⁴। ठीक है, तो आपको ये वाला कॉलम भी कैसे भरना है समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ। नो लेंथ ऑफ मेंबर, लेंथ ऑफ मेंबर अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ मेंबर आपको आई है। स्क्रीन पे देखो ब्लू साइड वाले राइट साइड में देखो लेंथ mm में है 1442 mm। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिखूंगा 1442 mm, सो दैट इज इन mm। अब मास डेंसिटी,
सो आप देख सकते हो जब मैं मटेरियल के ऊपर ऐसा कर्सर लेके जाता हूँ, सी मटेरियल पे कर्सर लेके गया, मेरा मटेरियल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जब पॉपअप ओपन होता है तो एल्यूमिनियम का मास डेंसिटी देखो लिखा है 2712 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 2712 kg पर मीटर क्यूब। तो लेट मी राइट डाउन ओवर हियर 2712। बट मुझे यूनिट क्या चाहिए यहाँ पे यूनिट चाहिए kg पर mm क्यूब, और वहाँ पे क्या दिया है kg पर मीटर क्यूब। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻⁻⁹ से। ओके, तो ये मल्टीप्लाइंग टर्म्स में क्यों यूज कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गेट द टर्म्स इन माय यूनिट। तो यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई किया। ओके, अब मुझे लास्ट कॉलम चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू। तो एरिया का वैल्यू आप वापस उस शेप पे जाके जब कर्सर लेके जाएंगे तो देखो एक विंडो जो पॉपअप हुआ उसमें एरिया डायरेक्टली लिख के आता है 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं वापस ऑब्जर्वेशन टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे 28.88 लिखता हूँ, बट मुझे जो एरिया चाहिए वो mm स्क्वायर में चाहिए, और वहाँ पे जो एरिया दिया गया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। ओके, सो वापस मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करूँगा एंड दैट विल बी 10⁻²। सो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल फिलअप करके ले लिया। ओके, सो यू कैन सी हियर। अब ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे भरा गया है वो मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, इस विंडो को कैसे लाना है उसका वेबसाइट एड्रेस मैंने बताया है, कैसे जाना है वहाँ पे, फिर ये विंडो एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये विंडो ओपन हुआ, राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज दी गई है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड होगी, आपको वो चेंज करते नहीं आएगा, याद रखना। तो जो भी मटेरियल आया था वो मैंने उस ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख के लिया, एल्यूमिनियम, उसका लेंथ लिख के लिया। फिर मैं शेप पे जैसे ही गया तो मुझे यहाँ पे इसके डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल हो गए। जो आई की वैल्यू मुझे चाहिए थी और एरिया की वैल्यू मैंने वहाँ पे नोट डाउन करके ली। और देन जो मुझे एल्यूमिनियम की मटेरियल प्रॉपर्टी में ई एंड रो दैट इज यंग्स मॉडुलस एंड मास डेंसिटी चाहिए थी, तो ये मुझे इस यहाँ से पॉपअप बॉक्स से मिल गया। ओके, अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली अगर मुझे एक्सपेरिमेंट में आगे जाना है तो आप देखो प्रोसीजर को समझो। मैंने नोट डाउन द मटेरियल प्रॉपर्टी ई आई मास डेंसिटी नोट डाउन कर लिया, तो मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हो चुका है। लेट मी मार्क इट विद द रेड कलर। अभी थर्ड स्टेप है नोट डाउन द बीम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने वो भी नोट डाउन कर लिया। देखो बीम लेंथ है 1442, क्रॉस सेक्शन एरिया है 28.88 इंटू 10⁻²। तो मेरा स्टेप नंबर 3 भी हो चुका है। अब मुझे स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 का मतलब है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट स्टिफनेस बाय यूजिंग इक्वेशन, और ये इक्वेशन मैंने आपको दिया है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ लोड एट इट्स फ्री एंड, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, 3EI/L3। 3 कांस्टेंट है, E मतलब यंग्स मॉडुलस, तो बच्चा आपको यंग्स मॉडुलस यहाँ पे मिल चुका है। ओके, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने टेबल में लिख के लिया है। ओके, और जो L3 है वो है लेंथ, सो लेंथ भी आपने 1442 क्यूब लिख के लिया है, तो वो क्यूब करोगे आंसर आ जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, मैं आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट जस्ट यहाँ पे सॉल्व करके या फिर लिख के दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। सो यू कैन सी K इज इक्वल टू 3, लेट मी ड्रॉ ब्रैकेट, सो 3 इंटू E is how much, 70.33 into 10⁻3. Okay, then I is how much, 541.1 into 10⁻4। तो इस तरह से आपका न्यूमरेटर पार्ट मिल गया। देन डिवाइड बाय है, तो इसको मैंने डिवाइड बाय किया अपॉन L3। सो L कितना है 1442 का क्यूब, सो 1442 का क्यूब लाइक दिस। तो इस तरह से देख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल से मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख के ले ली। ओके,
अब ये मुझे कैल्सी में देखना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आता है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो to use your calci and check whether my answer your answers are getting matched or not. Okay, so 70.33 into 10 raised to 3, 541.1 into 10 raised to 4 into 3 upon 1442 cube. So it comes 380.75 and its unit will be Newton per mm. The same value can be 380.75 into 10 raised to 3, but unit will be Newton per meter. सो आप देख सकते हो मैंने k की वैल्यू, k इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकाली. सिर्फ फॉर्मूले में सिर्फ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट द आंसर. अब ये स्टेप पे आते हैं. ये क्या बोल रहा है, देखो ये जो चेक बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स है जहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करनी है, वहाँ पे उसने क्या लिखा है, फाइंड स्टिफनेस k इन न्यूटन पर mm. तो मैंने स्टिफनेस ऑलरेडी फाइंड किया है बच्चा. क्या है, न्यूटन पर mm में आंसर है 380.75. So let's go there. 380.75 वो जो भी वैल्यू मुझे आई थी, देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया है 380.75 और मैं अभी चेक के ऊपर क्लिक करूँगा. अब अगर मैंने चेक पे क्लिक किया तो मेरी आंसर राइट थी, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन सिंबल आया करेक्ट का. तो यू कैन सी हियर हाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ k. ओके, नाउ नेक्स्ट अब वो हमसे पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट मास. m इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है. ओके, और वो फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो करके सिंबल है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क पे कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे वो इक्विवेलेंट मास फाइंड करने का फॉर्मूला देता है. और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, एंड मास प्लस 0.23 इंटू बीम मास. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको m इक्विवेलेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू एंड मास प्लस 0.23 इंटू what is that, into beam mass. So here it will be beam mass. Now question arises, sir what is end mass? So end mass देखो इक्वल टू, एंड मास का वैल्यू आपको स्क्रीन पे ही डायरेक्ट मिल जाएगा. वो वैल्यू देखो यहाँ पे राइट साइड में लिखा है केजी में 47.68. तो मैं यहाँ पे एंड मास का वैल्यू जो भी है 47.68 यहाँ पे मैं केजी में सब्स्टिट्यूट करता हूँ प्लस 0.23 इंटू. अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऑलरेडी उस विंडो पे दिया गया है. मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क जो सिंबल है उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाना तो फॉर्मूला दिखता है. अब मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एंड मास का जो वैल्यू चाहिए था वो मुझे स्क्रीन से मिल गया, देख लो 47.68 kg वो मैंने डाला, 0.23 कांस्टेंट है इनटू बीम मास. अभी आपको पता होगा मास इज ऑलवेज इक्वल टू, बीम मास इज ऑलवेज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, एंड जनरली वी राइट डाउन वॉल्यूम के जगह पे एरिया इनटू लेंथ. तो यू कैन सी हियर आपका ये जो इक्विवेलेंट मास का जो वैल्यू था, ओके, यहाँ पे फॉर्मूलेज में हमने वैल्यू डालना स्टार्ट किया. तो अब आप देख सकते हो इक्वल टू दिस 47.68 रिमेन्स एज इट इज, 0.23 रिमेन्स एज इट इज, मल्टीप्लाई. अभी ब्रैकेट में क्या क्या डालना है, मास डेंसिटी डालना है. तो देखो मास डेंसिटी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट वैल्यू इज हाउ मच, 2712 इंटू 10 रेज़ टू -9. ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, देन हमें क्या डालना है, एरिया. ना एरिया भी आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख रखा है यहाँ वाली,
तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यू कैन सी हियर, ओके। एंड देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, लेंथ। लेंथ भी मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख रखा है, वो रहा यहाँ पे, मैं उसे भी यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कैल्सी यूज़ करिए एंड चेक करिए कि ये आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज़ द फाइनल आंसर। सो यू कैन सी दैट 2712 इंटू 10⁻⁻9, 28.88 इंटू 10⁻², 1442 इंटू 0.3 प्लस 47.68। तो अगर आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो दैट आंसर कम्स 50.27 kg। आई रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट चेक कर लो आप अपने कैलकुलेटर में, ये आंसर आता है 50.27 kg। तो हम स्क्रीन पे जाते हैं, अब यहाँ पे उसने इक्विवेलेंट मास पूछा है केजी में ही, तो वो हमें आंसर कितना मिला है 50.27। तो मैं यहाँ पे 50.27 टाइप कर रहा हूँ और अब मैं चेक पे क्लिक करूँगा। देखो चेक पे क्लिक किया तो वापस यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, मतलब वो राइट है हमारा आंसर। अब हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, अंडर रूट ऑफ k बाय m, ओके। सो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो k का वैल्यू आपका कितना है 380.75 इंटू 10⁻3, तो ये मैंने यहाँ पे लिया, ओके। तो ये k की वैल्यू हो गई अपॉन m, m का वैल्यू कितना है 50.27। हमेशा याद रखना जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में k की वैल्यू डालते हैं वो न्यूटन पर मीटर में होनी चाहिए, ना कि न्यूटन पर mm में, ये याद रखना। तो इसीलिए मैंने जो वैल्यू यहाँ पे k की डाली हो न्यूटन पर मीटर में डाली है। और ये अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट मतलब वी कैन जनरली राइट डाउन 1/2, पावर क्या होता है 1/2 होता है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब अगर आप में इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो 380.75 इंटू 10⁻³ अपॉन 50.27 अंडर रूट द आंसर, सो इट कम्स 87.02 रेड पर सेकेंड। अब ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स चेक हमारा आंसर राइट है क्या 87.02। सो लेट्स प्रेस द चेक बटन, यस इट इज़ परफेक्ट। सो जैसे ही मैंने चेक बटन पे क्लिक किया मुझे ये रिजल्ट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो गया। तो आप देख सकते हो हमारा k का वैल्यू जो मिला था 380.75, बट एक्चुअल है 380.73। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी थी 87.02 और एक्चुअल भी 87.02 है, और इक्विवेलेंट मास जो है 50.27 हमें मिला था, हमने डाला था, और वो एक्चुअल वैल्यू भी उतनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल, ये यहाँ पे एक कंटेंट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। सो यू कैन सी दैट जैसे ही ये स्क्रीन आती है, ये स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको देखो यहाँ पे सैंपल कैलकुलेशन पूरा हो गया है, आंसर आ चुका है। रिजल्ट सेक्शन में जाना है, ठीक है। रिजल्ट सेक्शन में जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको पेस्ट करना है, ओके। सो एज यू कैन सी दैट आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा आंसर आ जाएगा, ओके। पूरा वो प्रूफ के साथ अटैच हो जाएगा। एंड जो भी आपका आंसर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, दैट इज 87.02, और आपको यहाँ पे 87.02 लिखना है। इट्स यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड। और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। और फिर आप इसे क्या करेंगे, जस्ट सेव एज मोड में जाएंगे, यहाँ पे उसको PDF मोड में सेव करेंगे, ठीक है। एंड PDF मोड में सेव करने के बाद आप उसको
जो मैं लिंक दूंगा उस पर अपलोड कर सकते हो. So in that way you can see that we have completed the experiment number 2. I hope everyone has understood this and it was very interesting for me also, क्योंकि मैं भी first time virtual lab use कर रहा था. To teach you this thing, I have practiced this for more than 2 hours actually, and finally I have delivered it in 30 minutes time. Okay, so it was nice experience for this and I hope you have understood this. So आप क्या करेंगे अभी आफ्टर दिस, मैं आपको पूरी ऑलरेडी मैं आपको ये पूरा सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप पे दे चुका हूँ. इसकी वर्ड फाइल्स मैं आपको देख चुका हूँ. वो वर्ड फाइल के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भरना कैसे मैंने सिखा दिया है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने सिखा दिया है, वर्चुअली परफॉर्म कैसे करना है मैंने वो भी सिखा दिया है, और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको पेस्ट करके फाइनल आंसर जो आने वाला है 87.02 रेडियंस पर सेकेंड उसको आपको लिख देना है यहाँ पे. ओके, सेव करना है और उसको अपलोड करना है. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 is being completed. Experiment number 1 was theory experiment, study experiment, that has been already completed. Okay, now I would like to proceed to experiment number 3. See, all experiments are simple, that's why I am taking all together so that you should get a time to solve the things or to understand the things. Now the third one is, so see that second हमारा खत्म हो चुका है तो मैं उसको स्ट्राइक आउट कर देता हूँ. अब थर्ड वन जो है वो है फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम करके. ओके, सो सिंपली सपोर्टेड बीम पे जाना है हमें. सो पहले तो मैं उसका राइटअप खोलता हूँ. ये रहा उसका राइटअप. एज यूजुअल आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, डिवीजन लिखेंगे. इस राइटअप में इसमें हमें क्या करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट फाइंड करना है और डैम्प फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है सिंपली सपोर्टेड बीम का. और ये इसके प्रोसीजर है, 6 स्टेप्स है इसके अंदर. ओके, अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. पहले तो मैं इस लिंक पे जाऊँगा, ये रहा लिंक, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझे ये विंडो दिखता है. इस विंडो पे मेरा जो एक्सपेरिमेंट टाइटल है फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, वो टाइटल दिखता है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे ये विंडो आ गया. अब इस विंडो में मुझे डायरेक्ट सिमुलेटर पे जाना है तो मैं सिमुलेटर पे क्लिक करता हूँ. वंस आई क्लिक ऑन सिमुलेटर यू कैन एक्सप्लोर द लिस्ट. देखो ऐसे ना लिस्ट आ जाती है तुम्हें. ठीक है, लेट मी क्लिक अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड कैसे किया है. देखो इसको ओपन किया है, ये विंडो आ गया. विंडो में सिमुलेटर में जाओ, इसमें वापस आपको लिस्ट दिख रही है तो इसमें जो फर्स्ट वाला लिस्ट है, फर्स्ट वाला जो है उसको ओपन करो. अब आप जैसे ओपन करते हो आपको एक सिमुलेशन यहाँ पे चालू होके दिख गया. बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट तरीका. देखो अभी यहाँ पे भी फ्री वाइब्रेशन है बट सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो देख सकते हो सिमुलेशन के जरिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दिख रहा है. वहाँ पे लोड जो है सेंटर में है और उस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, आई सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है. अब हम यहाँ पे जाते हैं राइटअप पे. सो बिगिन द एक्सपेरिमेंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन. ओके, सो व्हेन आई से स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन इट डज नॉट, इट मीन्स दैट ये जो प्ले बटन है मुझे ये प्रेस करना रहेगा. तो मैंने इस पे चलो प्रेस कर दिया. So you can see this simulation is taking place and for that simulation material is still. तो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है सेलेक्ट द बीम मटेरियल. तो अब मैं बीम मटेरियल पे जाता हूँ. तो लेट्स सी, ये जो मटेरियल है इसमें स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज है. तो चलो मैंने एल्यूमिनियम सेलेक्ट कर लिया. आई हैव सेलेक्टेड द एल्यूमिनियम. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द बीम क्रॉस सेक्शन. तो मैंने बीम क्रॉस सेक्शन जब मैंने ड्रैग किया तो इसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल है. तो आई, टी, सी, एल, स्क्वायर एंड सर्कुलर. सो लेट्स से मैंने ले लिया व्हाट यू कैन से टी सेक्शन. तो ये टी सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया.
उसके बाद स्टेप क्या कहता है, सेलेक्ट द बीम लेंथ। तो विंडो पे देखो बीम लेंथ का ये ऑप्शन है, यहाँ पे लेंथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1000 बाय डिफॉल्ट आया हुआ वैल्यू है, चलो मैंने उसको चेंज करके 1050 कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है सेलेक्ट द डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0.07 ऑलरेडी है, इसको मैंने लेट्स से 0.11 ले लिया। ओके, उसके बाद स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेंटर मास वैल्यू। तो सेंटर मास वैल्यू मतलब ये यहाँ पे है, इसको मैंने 5.5 लेट्स से 8 कर दिया। ओके, तो अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब जैसे मैंने ये वैल्यू सेट की तो मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से ही है। तो पहला मटेरियल डालना है, मटेरियल हमने कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम। सो आई विल बी राइटिंग एल्यूमिनियम। क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका टी सेक्शन है। ओके, लेंथ जो है मैंने कौन सा कितना लेंथ लिया है, 1050 mm। सो 1050 सब्स्टिट्यूट किया। डैम्पिंग रेशियो जो है वो है 0.11, तो मैंने 0.11 सब्स्टिट्यूट किया। सेंटर मास जो है वो है 8 kg। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 8 kg निकाल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने 8 kg सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे थी सेलेक्ट की, उसके बाद आपको तुरंत ये प्ले बटन दबा देना है। जैसे ही आप प्ले बटन दबाओगे आपको नीचे आंसर आता है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखता है। तो आपको दिखता है कि वो फ्री वाइब्रेशन, वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम वाइब्रेट किस तरीके से होगा। ओके, जस्ट लेट मी क्लिक अगेन सो यू कैन सी द सिमुलेशन हाउ इट इज गोइंग टू वाइब्रेट। नाउ you don't need to do any calculation over here, all the calculation is done by the software in their backend। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर मिला है वो आपको आपके रिजल्ट टेबल में लिख के लेना है। जैसे कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम। आपको इक्विवेलेंट मास मतलब ये वैल्यू देख लो 12.11 kg मिला यहाँ पे। सो आप लिखोगे 12.11, आंसर यूनिट मैंने ऑलरेडी केजी में ही दिया है। इक्विवेलेंट स्टिफनेस, आपको स्टिफनेस देखो यहाँ पे डायरेक्ट मिला है 1577 8.75। फिर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी गई है, आंसर आ चुका है ऑलरेडी 1141.37। फिर आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट मिल चुका है 3.04, और आपको डैम्प फ्रीक्वेंसी भी मिल चुकी है 1134.45। सो इस तरीके से आपका रिजल्ट टेबल में फर्स्ट मटेरियल के लिए आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रीडिंग लेनी है। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब मटेरियल चेंज करेंगे। अब हम लेंगे स्टील। देखो सिर्फ मटेरियल चेंज करो, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज मत करो, देन ओनली यू कैन कंपेयर द वाइब्रेशन फिनोमेना। तो सिर्फ मैंने मटेरियल चेंज किया है। सो आप देखो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा मटेरियल के जगह पे स्टील, रेस्ट ऑल अदर वैल्यूज आर सेम। ओके, हियर आई विल राइट डाउन स्टील। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मैं प्ले बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, जैसे ही मैंने प्ले बटन पे क्लिक किया तो जो इक्विवेलेंट मास है ये अभी नया वैल्यू आ गया, कितना आ गया 19.75। देन इट केम 4487 2.56। ओके, देन 1507 आया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है वो C है 6.54, और डैम्प फ्रीक्वेंसी जो है 1498.15 है। सो आप देख सकते हो मुझे सेकेंड मटेरियल के लिए आंसर मिल गया। आई जस्ट फॉरगेट टू टोल्ड यू, जैसे ही आपको आंसर मिलता है ना, आपको इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है और आपको उस राइटअप में जाकर सबसे नीचे रिजल्ट टेबल के नीचे उस प्रिंट स्क्रीन को पेस्ट कर देना है। तो ये आपका एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने परफॉर्म किया है।
ओके, तो ऐसा आपको हर बार करते हुए जाना है। इनफैक्ट फर्स्ट मटेरियल के लिए भी आपको करना था, मैं भूल गया तभी, बट अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अभी थर्ड मटेरियल कौन सा है आपका? ब्रॉन्ज। तो मैंने देखो ब्रॉन्ज सेलेक्ट किया, बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ नया मटेरियल आएगा ब्रॉन्ज एंड ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। तो मैंने एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ब्रॉन्ज लिखूंगा एंड अब यहाँ पे ब्रॉन्ज चेंज करने के बाद बाकी कोई वैल्यू चेंज मत करो। अब मैंने यहाँ पे वापस प्ले बटन प्रेस किया। जैसे मैंने प्ले प्रेस किया, उसका वाइब्रेशन सिमुलेशन आपको दिख रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा वाइब्रेट होगा अंडर टी सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका फाइनल आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया। तो m का वैल्यू 20.59 आ गया। स्टिफनेस वैल्यू इज 24905.68। Your frequency value is 1099.8, damping coefficient 4.98 and damp frequency is 1093.13 1093.13। तो इस सॉफ्टवेयर में तीन ही मटेरियल अवेलेबल है, तो मैंने तीनों मटेरियल के लिए कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर मिल रहा है उस आंसर का आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। तो मैं एल्यूमिनियम का भूल गया था ना, तो देखो मैंने एल्यूमिनियम का भी प्रिंट स्क्रीन ले लिया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओके, और जस्ट आई एम पेस्टिंग दैट। ओके, सो मुझे आंसर टैली होके मिल जाता है यहाँ पे। सो दैट ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो यहाँ पे फिल किया है वो आपने पहले परफॉर्म किया है। ओके, सेम वे हमारा लास्ट कौन सा था? ब्रॉन्ज। सो ब्रॉन्ज के लिए स्क्रीन आने वाली थी, तो मैं इसका भी प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। और मैंने प्रिंट स्क्रीन लेके देन आई हैव जस्ट पेस्टेड दिस। ओके, सो ऐसे तीन मटेरियल के लिए मेरे तीन आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तीनों का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और मैं तीनों को अब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन था कैसे भरना था मैंने बता दिया है। रिजल्ट टेबल में क्या वैल्यू लिखनी है मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली फाइल को सेव एज करके PDF में कन्वर्ट करके और वहाँ पे अपलोड करना है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो ये था बेसिक थर्ड एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है? तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो होगा कि हाउ डज फ्री वाइब्रेशन लुक्स लाइक। अगर वो किसी बीम के ऊपर फ्री वाइब्रेशन है तो वो सिमुलेशन वे में कैसा दिखेगा, पहले वो समझ में आता है। इसका फायदा होता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग में होता है। ओके, क्योंकि ब्रिज पे हमारा डायनामिक लोड मूव होते रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको इसके कैलकुलेशन करना आसान पड़ता है एंड देन हमें समझ में आता है कि ब्रिज फेलियर कैसे हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से। ओके, फिर इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है हाउ टू गेट डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, जीटा इज इक्वल टू C/CC। ठीक है, देन आपको व्हाट वी कैन से डेल्टा कैसे निकालना है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूलेज में आप पढ़ते हो ये चीज़ डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से भी मिल सकती है। तो आपको ये भी बताना एक हमारा एम था। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में जो इनपुट दिया जाता है वो फॉर्मूले से ही इनपुट दिया जाता है। अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से आता होगा देन ओनली आप उसको सॉफ्टवेयर में अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो आपको मैंने ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पूरा बता दिया है। I request you before submitting, please do not forget to write your name, whatever it is, your class, your division and your roll number. Okay, so in that way this experiment has been performed. Okay, now let's move to the fourth experiment. So हमारा थर्ड हो चुका है, अब हमें फोर्थ पे जाना है। ना फोर्थ एक्सपेरिमेंट वापस आपको वही बताएगा फ्री वाइब्रेशन ऑफ फिक्स्ड बीम के बारे में। तो अभी हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने वापस क्लिक किया तो डायरेक्टली ये विंडो वापस ओपन हो गया
अब इसमें जो फ्री वाइब्रेशन ऑफ फिक्स बीम है ये 3rd नंबर पे है, इसको मैं ओपन करता हूं। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया वापस मुझे एक विंडो दिखने लगा और यहाँ पे वेरियस सेक्शंस आ गए। इसमें से मैं सिमुलेटर में जाऊंगा। सिमुलेटर में जाने के बाद वापस मुझे लिस्ट दिखने लगी है। तो पहले तो मैं उसका राइटअप खोलता हूँ। तो दिस इज माय 4th राइटअप, वेरी मच ऑलमोस्ट 99% सिमिलरिटी विद द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। ओके, सेम उसी तरीके से करना है, बट यहाँ पे जो बीम है वो है फिक्स्ड बीम, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी पूरा प्रोसीजर भी सेम है। तो अब हम जाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, देखो वापस यहाँ पे राइट सेक्शन में मटेरियल आ गया, क्रॉस सेक्शन आ गया, लेंथ आ गया, डैम्पिंग रेशियो आ गया, सेंटर मास आ गया। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट द मटेरियल ब्रॉन्ज नाउ। तो मैं यहाँ पे मटेरियल में लिखता हूँ ब्रॉन्ज। क्रॉस सेक्शन लेट्स से, आपको मैंने टी सेक्शन सिखाया है तो लाओ लेट्स टेक स्क्वायर सेक्शन। अगर मैंने स्क्वायर सेक्शन लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन व्यू होता है। तो अब मैं जो क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ वो है स्क्वायर। ओके, अब मुझे लेंथ की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। लेट्स से एक लेंथ ले लिया मैंने और लेट्स से 1100 इज द लेंथ। डैम्पिंग रेशियो मैंने लेट्स से 0.2 ले लिया। सो लेंथ इज 1100 एंड दिस इज 0.2 एंड सेंटर मास का वैल्यू लेट्स से इट इज 10 नाउ। सो मैंने इसको 10 पे फिक्स कर दिया। Over here now I will solve for only one material, the rest 2 materials you have to solve, practice it and then you have to fill this. Okay, तो अब ये इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट प्ले पे बटन पे प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने प्ले बटन पे प्रेस किया आप सिमुलेशन यहाँ पे देख सकते हो और सिमुलेशन जैसे ही दिखता है वहाँ पे आपको आंसर मॉडिफाई हो चुका है। तो आप अभी आप रिजल्ट टेबल में जब जाओगे सेम एज द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही है ये। मटेरियल में आप यहाँ पे लिखोगे ब्रॉन्ज, आपको जो इक्विवेलेंट मास मिला है वो है 291.86। आपको जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस मिला है वो है 675545.35। आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिला है 1521.38। आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट मिला है 177.61 और आपको डैम्प फ्रीक्वेंसी मिली है ओमेगा डी 1490.64। दैट्स इट, फिनिश्ड। और आपको क्या करना है, ये स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट लिया मैंने, मुझे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 रिजल्ट टेबल के नीचे इसे पेस्ट कर देना है। तो ये मेरा प्रूफ यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओके, तो अभी आपको खुद से क्या करना है, बाकी के मटेरियल्स के लिए भी करना है। जैसे ब्रॉन्ज के लिए मैंने कर दिया है, तो आप अभी स्टील के लिए करोगे, सब पैरामीटर सेम रखोगे। यू आर नॉट सपोज टू चेंज एनी ऑफ द पैरामीटर। जैसे ही पैरामीटर आपका इधर पे हो गया, व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस ऑन प्ले बटन, यू गेट द आंसर, यू गेट द सिमुलेशन, टेक स्क्रीनशॉट, पेस्ट इट इन योर राइटअप। नाउ फॉर थर्ड मटेरियल यू हैव टू टेक एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रखनी है। प्ले बटन प्रेस करो, यू गेट द आंसर। ओके, so as you can see that it is totally what you can say previous experiment का repetition, but यहाँ पे फिक्स बीम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बाकी के 2 मटेरियल का डाटा यहाँ पे फिल करेंगे, उसका आंसर फिल करेंगे एंड देन यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके PDF में कन्वर्ट करके इसे सेव करके अपलोड करेंगे। ओके, अगेन द फिलोसफी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट रिमेन्स सेम। जो हमारा पहले वाला फिलोसफी था, सेम फिलोसफी हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट 4। अगेन डो नॉट फॉरगेट टू राइट योर नेम, क्लास, डिवीजन एंड योर रोल नंबर, ओके, बिफोर सबमिशन। मैं वापस कह रहा हूँ, आपको कुछ भी पेपर के ऊपर नहीं लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट वर्ड फाइल दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें खुद प्रिपेयर की है पहले। इट टुक 2 days टाइम, ओके, एंड आई रीच टू द कंक्लूजन वेयर द स्टूडेंट शुड गेट अ सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इफेक्टिवली। ओके,
So please do not write anything on paper, just edit the word file and save it as I have suggested to you. So in that way I have finished the fourth experiment also. Now let's move to the last experiment of your syllabus, that is forced vibration, fifth one. So what I will do, again I will click on the same link. So मैंने इस लिंक पे क्लिक किया एंड ये वाला विंडो ओपन हो गया. अब इस फोर्स्ड वाइब्रेशन में आपको ये फोर्थ नंबर पे जो दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करना है. तो उसे ओपन करो. आप जब ओपन करोगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाता है. एंड लेट मी ओपन द फिफ्थ राइट अप नाउ. सो प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ. ओके, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे वर्चुअल पे बताता हूँ एंड आप प्रोसीजर को बाद में लिंक कर सकते हैं. ठीक है. सो once this screen get open, just click on simulator. Once you click on simulator, now इसमें NIT वालों ने ऑलरेडी एक खुद का वीडियो दिया है, तो आप वो वीडियो पहले सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करना है. ओके, सो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दैट. प्लीज सी दिस केयरफुली. Hi, welcome to Solve, the students' online laboratory through virtual experimentation, the virtual lab at NITK Surathkal. In this video, we will learn to use the forced vibration harmonic excitation application. Here, we apply a harmonic force to the spring mass damper system. The amplitude and frequency of the force can be varied here. The applied force and the corresponding displacement are shown graphically. The graph window shows the magnification factor and phase angle plotted against the frequency ratio eta. The graphs for different values of damping ratio zeta can be compared by going back and changing the damping ratio. Thank you for using Solve, the virtual lab at NITK Surathkal. Have a nice day. सो एज यू कैन सी, इन्होंने ऑलरेडी आपको पूरा चीज़ बता दिया. अब मैं उसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको. सो आपको क्या करना है, EXPR पे क्लिक करना है. देखो EXPR पे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो जाता है. ओके, ये विंडो ओपन हुआ तो यहाँ पे राइट साइड में देखो स्टिफनेस, मास, डैम्पिंग रेशियो, फोर्स एम्पलीट्यूड, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यूज आपको दिख रही है. ठीक है. अब हम एक्सपेरिमेंट का राइटअप देखते हैं. राइटअप में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 3 डिफरेंट रीडिंग लेंगे. ओके, सो पहला है स्टिफनेस. तो लेट्स से स्टिफनेस मैंने 170 सेट कर दिया. तो स्टिफनेस की वैल्यू है 170. सो आई जस्ट टाइप 170 ओवर हियर. मास की जो वैल्यू है लेट्स से 33 और 35, राउंड अप पे लेते हैं 35. सो मास वैल्यू इज 35 kg. डैम्पिंग रेशियो आई विल सेट लेट्स से 0.09, क्योंकि देखो मैंने प्रोसीजर में क्या बोला है, सेट अ वैल्यू ऑफ स्टिफनेस एंड मास फॉर द सिस्टम, सेट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो. पहली रीडिंग जो है ना, वो डैम्पिंग रेशियो के स्मॉल वैल्यू पे लो. ओके, सो इसीलिए मैंने क्या बोला 0.09 पे लो. तो यहाँ पे देखो मैं 0.09 लिखता हूँ. फोर्स एम्पलीट्यूड, सो फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लो. सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन का ही है. सो व्हाट आई सजेस्ट, फोर्स मैग्नीट्यूड हमेशा आप कॉमन सेम रखो. हर रीडिंग में हम फोर्स मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही रखेंगे. ओके, एंड फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी आप हमेशा सेम रखो, उसको चेंज मत करना. तो लेट्स से फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी 6 है. सो कीप इट 6. ओके, हम सिर्फ 3 वैल्यू चेंज करने वाले हैं, स्टिफनेस, मास एंड डैम्पिंग रेशियो. ओके,
डैम्पिंग रेशियो भी पहला जो वैल्यू है वो लेस देन 0.1 लेंगे, दूसरा वैल्यू 0.35 से 0.707 के बीच में लेंगे, और तीसरा वैल्यू 0.707 से ज़्यादा लेंगे। ओके, सो 0.35 से 0.707 लेना है, लेट्स से 0.5, और 0.7 से ज़्यादा लेना है मतलब 0.9। तो ऐसे 3 वैल्यू डैम्पिंग रेशियो की मैं पहले से प्री डिटरमाइन कर रहा हूँ। ओके, सो अब आपको क्या करना है, वंस यू टाइप दिस वैल्यूज, या आपने वैल्यू सेट कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ओमेगा है 69.69, तो आपको राइटअप में रिजल्ट टेबल देखो, पहले रीडिंग के लिए ओमेगा एन आया 69.69। ओके, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेशियो हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो स्मॉल आर से लिखते थे, और यहाँ पे इन्होंने स्मॉल आर नहीं बोला है, एन बोला है, एन। ओके, सो फ्रीक्वेंसी रेशियो आया 0.086, तो यहाँ पे आपको 0.086 डालना है। तो ये जो आंसर मिला है ये मुझे फर्स्ट स्टिफनेस के लिए मिल चुका है। ओके, अब क्या करना है, जस्ट मुझे ये जो फॉरवर्ड प्ले बटन दिख रहा है ना, फॉरवर्ड बटन, उस पर क्लिक करना है। अब अगर मैं फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड फेज एंगल प्लॉट मिलता है विद फ्रीक्वेंसी रेशियो। ये पहले रीडिंग के लिए मिल गया। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद रिजल्ट टेबल के नीचे इसको आप पेस्ट करेंगे, तो आपकी फर्स्ट आंसर का ग्राफ आ गया। अब क्या करना है, आपको बैकवर्ड पे क्लिक करना है। अगर आप बैकवर्ड पे क्लिक करोगे, देखो तो वापस आप उसी स्क्रीन पे आ गए जहां पे आपने स्टार्ट किया था। यहां पे आपको सिर्फ जो वैल्यू चेंज करनी है वो कौन सी है, स्टिफनेस और मास की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टिफनेस अभी जो है लेट्स से 185 ले लेता हूँ। सो योर स्टिफनेस वैल्यू इज 185 and let's change the mass now, make it 40, so that value is 40 now। बाकी सारी चीज एज इट इज रखनी है। डैम्पिंग रेशियो जो है 0.35 से 0.7 के बीच में रखना था एज पर प्रोसीजर, देन ओनली यू कैन गेट द कंपैरिजन। अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, ये सब जो आपने पढ़ा है ना, तो उसमें वेरिएशन, फेज एंगल का वेरिएशन क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू सेट करने के बाद आप देख सकते हो मुझे फ्रीक्वेंसी और एन की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू मिल गई है। फ्रीक्वेंसी 68 मिली मुझे, तो अब मैं यहाँ पे 68 डालूंगा, और फ्रीक्वेंसी रेशियो जो मिला 0.088 मिला। ठीक है, अब मुझे उसका ग्राफिकल सिमुलेशन देखना है, तो जस्ट आप मुझे उसे फॉरवर्ड प्रेस बटन प्रेस करो। तो मैं फॉरवर्ड प्रेस पे प्रेस करता हूँ, तो देखो एक ग्रीन कलर में ग्राफ उसको ओवरराइट हो रहा है। अब उसको ओवरराइट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो वैल्यूज रखी है अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू ईच अदर रखी है। ठीक है, तो आप इसका भी प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर दीजिए इसको। ओके, अब हम थर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं। सो लेट्स टेक नाउ स्टिफनेस 240। अब मैं 240, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 240 लेता हूँ। लेट्स make a difference, so it is 240 and you can, let's consider the mass, हमने ऑलरेडी कितना लिया है 40, let's consider mass now 80, और जो डैम्पिंग है वो 0.9 ले लो। ओके, सो आप देख सकते हो ऐसा करने पे हमें जो फ्रीक्वेंसी है 54 आ जाती है और आर की वैल्यू 0.10 आ जाती है। सो रिजल्ट में ये 54 आ जाएगा और आर की वैल्यू 0.10 आ जाएगी। और अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड बटन पे प्रेस करना है आपको। देखो अभी नया ग्राफ रेड कलर से प्लॉट होते हुए दिख रहा है, और इस ग्राफ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे सबसे लास्ट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 रीडिंग का ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने आपको बता दिया। ये 80 था, उसका करस्पॉन्डिंग आंसर जो आने वाला है वो बता दिया, और उसका ग्राफ फॉर्मेशन कैसा होगा मैंने वो बता दिया।
एंड दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक्सपेरिमेंट। सो आप इस तरह से देख सकते हो, हमने 5 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें फर्स्ट था स्टडी एक्सपेरिमेंट, सेकेंड था तुम्हारा परफॉर्मेंस, तो उसका परफॉर्मेंस का मैंने कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, सारा चीज़ आपको बता दिया है। ओके, थर्ड भी परफॉर्मेंस था, फ्री वाइब्रेशन सिंपली सपोर्टेड बीम का, वो मैंने बता दिया, उसका आंसर मैंने पेस्ट कर दिया। फोर्थ फिक्स्ड बीम पे था, मैंने एक रीडिंग की, डिस्कशन की, बाकी 2 रीडिंग आपको खुद से करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, सो यू विल बी डूइंग फॉर स्टील, आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड एल्यूमिनियम। So in this way you will be performing for the remaining 2 materials. Okay, and then last your forced vibration का experiment जो हमने यहाँ पे कर लिया। So इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मैंने कवर कर लिए। प्लीज़ इसे अच्छे से करिए, क्योंकि इसका आपको प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम है, जो कि मैं मान सकता हूँ कि ऑनलाइन वे से ही होगा। और अगर ऑनलाइन वे से होगा तो मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछूंगा या फिर एक्सटर्नल जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी के थ्रू होगा, इसी तरह से होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन वर्चुअली कैसे किया था, कौन से वेबसाइट से जाके किया था। ओके, मैं ऑलरेडी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के राइटअप आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। ओके, अब आपको समझ चुका है कि वो राइटअप के साथ क्या करना है। प्लीज़ आप उसको कंप्लीट करिए। ओके, एंड देन मैं अभी एक गूगल ड्राइव लिंक अपलोड कर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस गूगल ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दो, तो आपका डॉम का सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम माय सब्जेक्ट। आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर डाउट ऑन योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, or you can ask your doubt on my personal WhatsApp number. Thank you so much all of you. It was a very nice time with all of you. For your practical I have taken entire my 2 days so that I can cover it in the 1 hour and I did it. मैंने जो लास्ट 2 दिन में किया वो मैंने आपको 1 घंटे में सिंप्लीफाई करके अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवर कर दिया। So thank you so much all of you for your patience. Take care. Bye bye.